अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कैपेसिटर आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हमारे पंखों में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, हमारी मोटर्स में कैपेसिटर्स लगे होते हैं और जनरेटर में भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो हमारी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि एनर्जी स्टोर करते हैं। फिर जब वक्त पड़ता है तो वो एनर्जी हमें अपनी मशीन को देते हैं। जो भी मशीन है, जो भी पंखा चल रहा है या फिर जो भी कोई मोटर चल रही है, जनरेटर चल रहा है, तो फिर वो उसको उसके वक्त पड़ने पे उसको एनर्जी देते हैं। वैसे एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और फिर उसके वक्त पड़ने पे जब नीड होती है तो वो उसको एनर्जी देते हैं ताकि उसका मोशन जो है वो कंटिन्यूस रहे। तो कैपेसिटर का सैम्बल ये होता है। कैपेसिटर को इस तरह दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। दो पैरेलल प्लेट्स, ये प्लेट है, ये भी आपकी प्लेट है, दोनों प्लेट्स हैं और क्या है, पैरेलल है। तो ये कैपेसिटर का सैम्बल है। न्यूमेरिकल करेंगे तो डायग्राम्स बनी हुई होंगी, वो इस तरीके से बनी होंगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक सर्किट है, तो इस तरह दो पैरेलल प्लेट्स बनी होंगी, इससे वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सैम्बल। तो कैपेसिटर के अंदर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं अब वो चार्ज किस तरीके से होता है। तो ये आपका कैपेसिटर का मैंने बनाया। देखें, एक प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स लगी, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है। तो उसकी प्लेट अंदर में आपस में मिली हुई है। जिस तरह अब मैं एक छोटा सा कैपेसिटर बना देता हूँ। पंखे का कैपेसिटर किस तरीके से होता है? पंखे का कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होता है कि देखें, एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर और दो वो निकल रही होती हैं, दो उसकी फ़र्ज़ करें उसके टर्मिनल्स होते हैं दो। तो बिल्कुल जो टर्मिनल्स होते हैं वही आपकी प्लेट्स होती हैं और बीच में कुछ एरिया होता है। तो बीच के अंदर का एरिया क्या होता है वो हम इधर देखेंगे। वही दो पैरेलल प्लेट्स, जो दोनों पंखे की कैपेसिटर सब नहीं देखा होगा, उसकी जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं वही दोनों पैरेलल प्लेट्स ये रही। और अंदर का जो एरिया होता है, अंदर के एरिया में एक इंसुलेटर चीज़ होती है। देखिए, पैरेलल प्लेट्स जो है मेटल की हैं, ये कंडक्टर हैं। कंडक्टर वो होता है जो करंट पास करता है। ये दोनों मेटल की प्लेट्स कंडक्टर से, इसके दरमियान एक इंसुलेटर लगा हुआ है। या समझ लें इसके दरमियान एक प्लास्टिक की चीज़ लगी हुई है, एक प्लास्टिक का एक इंसुलेटर लगा हुआ है इसके दरमियान। बिल्कुल, ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है। तो भाई एनर्जी किस तरह स्टोर करता है? तो जिस तरह मैंने इसको किसी सर्किट से ज्वाइन करा हुआ है, इस कैपेसिटर को, कैपेसिटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वो इधर आके जमा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आके जमा होगा। सही है। तो इसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज इधर जमा कर लेता है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इधर जमा करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर जमा कर लेगा। अगर ये हम इंसुलेटर प्लेट नहीं लगाते, बीच में कोई कंडक्टर लगा देते, तो कंडक्टर से करंट पास हो जाता। देखें, ये इंसुलेटर प्लेट इन दोनों को सेपरेट करी हुई है। ये इंसुलेटर प्लेट है तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसको इस तरह समझते हैं कि अगर ये इंसुलेटर प्लेट नहीं होती तो क्या होता। देखें, अगर ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और ये किसी वायर से ज्वाइन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट से ज्वाइन है। और अगर इस इंसुलेटिंग प्लेट की जगह में कोई कंडक्टिंग प्लेट लगा देता, इंसुलेटर वो होता है इसके अंदर करंट पास नहीं होता, कंडक्टर वो होता है इसके अंदर करंट पास हो जाता है, तो इसके अंदर से करंट पास हो जाता। तो जब इसके अंदर करंट मतलब नेगेटिव, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव कर जाते, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते। क्योंकि ये क्या है, ये कंडक्टर है। अगर मैं कंडक्टर लगा देता तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते। फिर जब हम इस सर्किट को हटाते तो कोई भी चार्ज इसके अंदर जमा नहीं होता। सही है, कोई भी चार्ज इसके अंदर जमा नहीं होता अगर हम कंडक्टर बीच में लगाते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जमा नहीं होते। नेगेटिव चार्ज कंडक्टर की होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते और कोई भी चार्ज इसके सर्किट के हटाने के बाद इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर इंसुलेटिंग प्लेट इस वजह से लगाई हुई है कि इंसुलेटिंग प्लेट इन दोनों का गैप बन गया। मतलब फ़र्ज़ करेंगे एक बंदा इधर खड़ा हुआ है और एक बंदे और इसको इधर जाना है, और बीच में हमने एक बाड़ लगा दी या खुदाई कर दी, तो ये इधर नहीं जा सकता। और अगर मैंने बीच में एक रास्ता बना दिया तो ये इधर चला जाएगा, ये लोग इधर चले जाएंगे और इधर फिर कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से हमने एक बाड़ लगा दी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव ना करें, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब इधर से नेगेटिव चार्ज इधर ही जमा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर ही जमा हो गया। वो अलग बात है कि नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाना चाह रहा है, पर नेगेटिव चार्ज को हमने जाने नहीं दिया। नेगेटिव चार्ज की जगह हमने एक बाड़ लगा दी, जो बाड़ है इंसुलेटिंग, और इंसुलेटर करंट पास नहीं करता है। प्लास्टिक की हो सकती है और कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है जो करंट पास ना करने दे।
तो यही तो करंट पास ना करने की वजह से ही तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज जमा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। फिर जब हमारा पंखा जब चल रहा है, पंखा चलने में जब कैपेसिटर का काम ही तो ये करता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वक्त पड़ता है। तो जब पंखा चलते चलते जब पंखे को कुछ एनर्जी चाहिए या कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो इस वोल्टेज के ड्रॉप का जो ड्रॉप हुआ, उस वोल्टेज का ड्रॉप की जो भरपाई वो कैपेसिटर ने कर दी। कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर थी, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कैपेसिटर ने अपनी स्टोर एनर्जी दे दी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कंडक्टिंग प्लेट लगा देते तो कंडक्टिंग प्लेट से कोई यहाँ के सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चले जाते और करंट पास हो जाता। कोई चार्ज यहाँ पे जमा नहीं होता, अगर मुझे चाहिए होता तो कोई चार्ज जमा नहीं होता। इंसुलेटिंग प्लेट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सारे जमा होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सारे जमा होगा। तो ये पूरा कैपेसिटर का काम होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कैपेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? जितना अच्छा कैपेसिटर होगा उसको वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस पे। द एबिलिटी, सलाहियत ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन अ कैपेसिटर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। ये भी हम कह सकते हैं। कैपेसिटेंस हमारी क्या है? द एबिलिटी, सलाहियत ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो आपकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस कहलाएगी। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कम होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस किस तरह, अब इसका एक फार्मूला ड्राइव होता है, वो फार्मूला किस रिलेशन से ड्राइव होता है, अब हम उसका रिलेशन देखते हैं। देखें, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट हम वापसी बनाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट हम वापसी बना रहे हैं। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा। उतना ज़्यादा वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वोल्टेज आपकी स्टोर एनर्जी होती है, वोल्टेज आपकी सिंपल ये कि वोल्टेज आपकी एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? आपकी एनर्जी होगी। ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है। ये पॉजिटिव है, सही है, और ये क्या है? नेगेटिव है। ये दो तार इसके अंदर हैं और ये किसी सर्किट से ज्वाइंट है। सर्किट से कह लें, बैटरी से कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, पैरेलली ज्वाइंट है। सही है। जितना ज़्यादा इनकी प्लेट्स के अंदर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, सेपरेट अलग जमा होंगे, नेगेटिव चार्ज इधर जमा होगा। जितने चार्जेस इसके अंदर सेपरेटली जमा होंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर वोल्टेज होगा। सही है। जितना ज़्यादा इसके अंदर जितनी, हम उस पर नहीं जा रहे कि कितनी बड़ी प्लेट होगी, वो आप आगे पढ़ेंगे। डिपेंडेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस वो इसका बाद का टॉपिक है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इन प्लेट्स के अंदर चार्ज होगा, पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इसके अनदर साइड, बिटवीन एन इंसुलेटर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा। तो चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। एक चार्ज है तो 1 वोल्ट, सही है। 2 चार्ज है 2 वोल्ट। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब चार्ज कैसे होगा? सेपरेटली जमा होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज आपका इधर जमा होगा, अक्रॉस, मतलब दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जितना ज़्यादा चार्ज जमा होगा उतनी ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा। अब ये हो गया। अब आपको पता है जब भी डेरिवेशन होती है तो किसी न किसी डेरिवेशन में क्या करना है? फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं? कोई ना कोई रिलेशन हम पकड़ते हैं, जैसे हमने रिलेशन ये लिया। अब इस रिलेशन का एंड किस पर होता है? एक रिलेशन का एंड होने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो 2 चीज़ें आती हैं, इजिकल्स टू और कांस्टेंट। तो इधर भी वही होगा, इजिकल्स टू और कांस्टेंट आएगा। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा, इजिकल्स टू आया, और सी कांस्टेंट और वी। ये सी क्या है? ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। ये सी आपका क्या है? सी कांस्टेंट है। इसको, ये सी को हम कहेंगे कैपेसिटेंस
सलाहियत, ये कैपेसिटर की क्या है, कैपेसिटेंस को हम ये भी कह सकते हैं सलाहियत, कैपेसिटर की सलाहियत अच्छी है, कैपेसिटर ये कहने ये इसकी जान है, मतलब सी क्या है, कैपेसिटेंस कहलाती है सी, ये ज़्यादा है तो कैपेसिटर अच्छा है, ये कम है तो कैपेसिटर अच्छा नहीं है, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये सी आपका है, सही है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, या इसको कह लें ये जान है, जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ज़्यादा आपकी कैपेसिटर अच्छा होगा। या फ़र्ज़ करें हम किसी भारी मशीन में लगा रहे हैं तो हम इस सी की वैल्यू को ज़्यादा लेंगे, और किसी पंखे में लगा रहे हैं तो सी की वैल्यू कम होगी। तो ये एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर बता रहा है कि कैपेसिटर की एबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटर, इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? देखिए, हमने फॉर्मूला ये ड्राइव करा कि चार्ज इजिकल्स टू सी और वी। मुझे कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया, क्योंकि कांस्टेंट जब भी बताया जाता है तो कांस्टेंट का पहले नाम बताया जाता है, कांस्टेंट का मैंने आपको नाम बताया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फिर कांस्टेंट का यूनिट भी बताया जाता है। तो कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? कांस्टेंट का यूनिट इस तरह निकलता है कि हम इसको सेपरेट कर देंगे, क्यू को इधर ही रहने देंगे, इस वी को वोल्टेज को यहाँ पे ले आएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो कांस्टेंट सी है, इसको डिफाइन करूंगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट किस तरह निकलेगा? यूनिट बहुत आसान है निकालना, कि इसका फॉर्मूला ये है ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है क्यू ओवर वी। तो क्यू का यूनिट क्या होता है? क्यू का यूनिट होता है चार्ज, चार्ज किसने बताया? कूलम ने बताया, तो क्यू का यूनिट सी होता है। वोल्टेज किसने? वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, मतलब ये पूरा वोल्टेज लिखा जाएगा इधर, तो उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो हम सिर्फ वी लिख देते हैं वोल्टेज की जगह, मतलब ये आपका वी वोल्टेज कहलाता है, उसका सैम्बल वी है, और ये वी क्या है? ये वोल्ट लिखा जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको पूरा कूलम कर लें, अब इसको पूरा लिखेंगे तो फिर इसको भी लिखना पड़ेगा। ये पूरा कूलम है और ये क्या आपका वोल्ट है। वोल्ट क्या है? यूनिट है। कहते हैं ना हमारे घर में इतना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आता है, तो ये वोल्ट है। तो ये चार्ज का यूनिट है कूलम, और आपका वोल्टेज का यूनिट वोल्ट कहलाता है, जिसको हम वी भी लिख देते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पूरा वोल्ट लिख दिया। तो बताना मकसद ये था कि अब एक यूनिट तो इसका ये है, इसका यूनिट एक क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का एक यूनिट क्या है? कूलम ओवर वी, कूलम ओवर वोल्ट। इसका एक और यूनिट भी होता है, उसको वो है फैरेड। हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ लें, जो हमारा कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का एक ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया, सी का एक यूनिट क्या है आपका? सी का एक ऐसा यूनिट आपका है, अभी निकाला हमने, कूलम ओवर वी, कूलम ओवर वोल्ट एक ऐसा यूनिट है। सी का एक और ऐसा यूनिट आपका कहलाता है फैरेड। ये फैरेड क्या होता है? देखें, और 1 फैरेड इसके बराबर होता है। देखें, फैरेड क्या होता है कि एक चार्ज इसके अंदर जमा हुआ और उसने 1 वोल्ट क्रिएट करा, तो हमारा 1 फैरेड इसके इक्वल होगा। देखें, इसको इस तरह समझेंगे कि अगर मैंने कहा कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, सही है, और उसका यूनिट क्या है? फैरेड। उसका यूनिट क्या है? आपका फैरेड है। जैसे कि मैंने लिखा कि कैपेसिटेंस आपकी है इधर 1 फैरेड, तो मुझे बताइए 1 फैरेड कैसे आएगा? ये 1 फैरेड तो इस फॉर्मूले से आएगा ना, कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा कि Q ओवर V होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q ओवर V होता है। तो एक चार्ज इसके अंदर मैंने जमा करा और उसने 1 वोल्ट क्रिएट कर दिया इन दोनों के बिटवीन। एक चार्ज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के ज़रिए इन दोनों प्लेट्स में क्रिएट करा, उस चार्ज की मदद से इन दोनों प्लेट के अक्रॉस 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट क्रिएट हो गया, तो वो कहलाएगा 1 फैरेड। समझ में आया होगा? फिर से बता देते हैं कि मैंने कहा ना कि फर्स्ट करें आपकी कैपेसिटेंस का यूनिट एक फैरेड भी है। एक फैरेड को किस तरह डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, चार्ज ओवर वोल्टेज। तो देखिए, मैंने कहा एक चार्ज इन दोनों प्लेट के अक्रॉस मैंने क्रिएट करा। किस तरह क्रिएट करूंगा? हाथ लाके तो नहीं करूंगा, किसी न किसी सर्किट के जरिए क्रिएट करूंगा, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, और इन दोनों ने
अपने गिर्द एक वोल्टेज मतलब एक वोल्टेज इनकी मतलब 1 वोल्ट वोल्टेज इनके दरमियान बन गया। जिस तरह मैं 220 इसके चार्ज क्रिएट करूंगा तो वोल्टेज कितना बनेगा, 220 बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि मैंने एक चार्ज, सही है, एक चार्ज इस पर अप्लाई करा और उसने वोल्टेज क्या बनाया, 1, तो दोनों 1 1 हो गए। तो फेरेड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो 1 फेरेड कब होगा, जब एक चार्ज आपका 1 वोल्ट अक्रॉस बना ले, तो आपका किसके बराबर होगा, 1 फेरेड के बराबर होगा। तो दोनों यूनिट, ये भी आपका ऐसा यूनिट है फेरेड, और ये भी आपका कूलम इनटू वोल्ट, ये भी आपका ऐसा यूनिट है। कैपेसिटेंस जो आपका कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की सलाहियत। अब कैपेसिटेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, सी कांस्टेंट जो हमने डेरिवेशन के जरिए लेके आए थे, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। और इसी के साथ हमारा कैपेसिटर का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीरीज़ कैपेसिटर्स की सीरियल कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। जब मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, फैक्टर डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की सलाहियत, बहुत आसान। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस क्या है, सी। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। देखें, प्लेट्स का एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वैसे मतलब बताने का मकसद ये कि प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटर की सलाहियत होगी। सही है। अब वो तो हम ये खुद भी देख लेते हैं कि जो जितना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर होता है उसकी सलाहियत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप पंखे का कैपेसिटर देखें तो वो इतना सा होता है, सही है। और इसी तरीके से मोटर का कैपेसिटर इतना बड़ा होता है। अब हम उसके लिए कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा चाहिए होती है। कैपेसिटर की एबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो उसका कैपेसिटर भी बड़ा होता है। पंखे का कैपेसिटर छोटा होता है, जनरेटर का कैपेसिटर उससे बड़ा होता है। तो ये सिंपल उसी पर डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटर की एबिलिटी एरिया पर डिपेंड करिए। किसके एरिया पर डिपेंड करिए, इन दोनों की जो प्लेट है ना उसके एरिया पे डिपेंड कर। अच्छा भाई, एरिया पे दोनों की प्लेट के एरिया पे क्यों डिपेंड करिए कि जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होंगी ना उतना ज़्यादा इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर चार्ज आ जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा। जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, सही है ना, एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, आपको पता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा इन दोनों के अक्रॉस। अच्छा, इसके दरमियान एक इंसुलेटिंग कंडक्टर है, उसको डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। देखिए, इंसुलेटिंग कंडक्टर जो इसके अंदर है उसको डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और, ये आपके पहला फैक्टर था, ये आपका पहला फैक्टर 3 फैक्टर पर डिपेंड करे। दूसरा फैक्टर क्या है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का फैक्टर ये कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की सलाहियत इस इन्वर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, प्रोपोर्शनल का टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ 12 दफ़ा कि ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। ये किसी न चीज़ को रिलेशन शो करता है। अगर सामने सामने लिखा हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी चीज़ बढ़ेगी, और अगर ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है तो वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो अब दूसरा रिलेशन ये है कि ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों प्लेट्स का क्या बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ा दें, इन दोनों प्लेट्स का क्या बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ा दें। ये प्लेट बहुत ही ज़्यादा दूर हो गई, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ा दिया। आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, कैपेसिटर की एबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक कैपेसिटर मैंने खुद बनाया, फ़र्ज़ करें कि दोनों प्लेट्स इतने करीब करीब रखी, तो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर ज़्यादा थी। कैपेसिटर अच्छा था, पावरफुल था, और इसी कैपेसिटर को मुझे इसकी कैपेसिटेंस कम करनी है, तो फैक्टर बताता है कि इसका डिस्टेंस बढ़ा दो। आप डाइइलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने जो भी लगाई हो, प्लास्टिक की चीज़ लगाई हो मैंने दरमियान में ना दोनों के, वैसे तो ये दोनों प्लास्टिक के हैं, ये दोनों आपके मेटल के होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए, और इसके दरमियान एक नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर चीज़ होनी चाहिए। तो अगर मुझे इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, इस कैपेसिटर बहुत अच्छा है, या इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर है, पावरफुल है, तो इसकी कैपेसिटेंस मुझे कम करनी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसका एरिया बढ़ा दो। तो फैक्टर ये कहता है कि कैपेसिटेंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। और अगर मुझे इसी की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो मैंने इन दोनों को मुझे मोटा कर देना है, मतलब इन दोनों का एरिया बढ़ा देना है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब लास्ट फैक्टर क्या कहता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, ये डाइइलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है।
ये आपका क्या है, ये आपका जैसे कि आपने फेराडे था, हाँ नहीं सॉरी, जैसे आपने कूलम्स लॉ के अंदर आप देखिएगा कूलम्स लॉ बाय सर गयूर लिख देगा तो कूलम्स लॉ आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ के आपने परमिटिविटी पढ़ी थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ी थी, तो उसके बारे में तो हवाला देता हूँ। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कूलम्स लॉ बाय गयूर लिखिएगा तो कूलम्स लॉ आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने परमिटिविटी पढ़ी थी, उसके अंदर परमिटिविटी क्या होती है, द परमिशन ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के मतलब अब थोड़ा सा रिव्यू देख के वैसे मैं आपको ये बोलूँगा, अब देखिएगा ये दो चार्जेस है, दो चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ है उस पर फ़र्क चीज़ उस पर डिपेंड करता है ना भाई। इन दोनों चार्ज के दरमियान एयर है तो चार्जेस वैसे ही दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये तो मैं आपको बता दूं। पर अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है तो किसी और स्पीड से अट्रैक्ट करेंगे, किसी और फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। पर इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर सॉलिड की कोई चीज़ है तो उसमें उसका मामला कुछ और होगा, उसमें फोर्स कम होगी, सही है। इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान कोई लिक्विड है, ये पानी की बोतल की एक तरफ ये और एक तरफ ये है, तो फिर बात कुछ और होगी। तो दोनों की बिटवीन क्या चीज़ है इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारे कूलम्स लॉ के अंदर हमने बिटवीन रखा था एयर को बिटवीन रख के हमने परमिटिविटी पढ़ी थी। क्या हमने कहा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो उसके अंदर मैंने बताई थी आपको 8.85 समथिंग, सॉरी 8.85 था, 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो ये परमिटिविटी की कांस्टेंट वैल्यू हमने पढ़ी थी। इसी तरीके से परमिटिविटी इधर लगेगी, यहाँ पे जो आपका फ्री स्टेट का कांस्टेंट लगेगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट लगा था एयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने अभी बताया एयर तो है ही नहीं बीच में, आपने कुछ लगाया है ना बीच में, एयर थोड़ी है बीच में, एयर नहीं है, कोई इंसुलेटर है। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, मैंने कहा ना डायलैक्ट्रिक फील्ड है, मैंने तो नहीं कहा यार इधर तो एयर थी, इधर एयर थोड़ी है। यहाँ पे भी दो चार्जेस है, इधर एयर थी, कूलम्स लॉ में हमने एयर पढ़ा तो एयर का कांस्टेंट लगाया। इसी तरीके से अब इसके दरमियान हम पढ़ रहे हैं कोई सॉलिड की चीज़ है, तो सॉलिड की चीज़ के लिए आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लाएं। देखिए इंसुलेटर को डायलैक्ट्रिक भी कहते हैं, इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, डायलैक्ट्रिक। तो जो आपका इंसुलेटर लग रहा है उसका कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिस तरह एयर के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू होती। तो उस कांस्टेंट वैल्यू पे भी आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, सॉरी कैपेसिटर डिपेंड करता है, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो सलाहियत है वो डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटर अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, यही समझ लें उसकी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटर आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे फैक्टर डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीरीज़ कैपेसिटर्स और पैरेलल कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। चैनल अच्छा लगा और लेक्चर अच्छा लगा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो मैट्रिक के अंदर हैं। और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट फिज़िक्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और विद न्यूमेरिकल्स और MCQs भी। और अल्लाह हाफ़िज़।